अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, में खुश आमदीद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज बाज़ाब्ता तौर पर पहली अदालत लगा ली है। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने दीगर साथियों पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट के ऊपर एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत का भी आगाज़ कर चुके होंगे। और ये मामला ख़ुद अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवीयत रखता है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के वाक़यात को सिर्फ मनपसंद अंदाज में मनपसंद जजों के ज़रिए मनपसंद फैसले हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम की जा रही है और इस तारीख का ताल्लुक़ किसी फ़र्द की ज़ात से नहीं है, किसी फ़र्द को इंसाफ के नाम पर नवाजने के लिए नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के दस्तूर के लिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए और पाकिस्तान के तमाम जमहूरियत पसंदों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का अगर आपको जवाब हासिल करना है तो आपको 24 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है हल्फ लिया। और इस तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे तो छुट्टी के बावजूद उन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए। और यही 5 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब किस अंदाज में काम करेगी। क्या यहाँ पर पसंद और नापसंद का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल किया जाएगा? क्या यहाँ पर हम ख्याली का जो वायरस है वो नज़र आएगा, या यहाँ पर अब आइन और कानून की बात होगी? ये तमाम चीज़ें इन्हीं 5 फैसलों के इर्द गिर्द हमें घूमती हुई नज़र आती हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का। जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चार्ज लेते ही जो एक रवायती तरीक़ाकार चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट से बंदा लेकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात करने का, उस रवायत को बदल दिया और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो एक जुडिशल ऑफिसर होते हैं उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पर तैनात करने का ऐलान किया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला वाक़या था जब किसी खातून को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया। और इसके लिए जो है खातून जज थी उकाड़ा की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनको तैनात किया गया। नाम बड़ा औखा सा है उनका, जज़ीला असलम साहिबा, उनको तैनात किया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पर। और फिर जज़ीला असलम साहिबा के दस्तखतों के साथ ही वो पहला रोस्टर जारी किया गया है जिसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो मुकदमा है उसकी समाअत करनी है। और ये मुकदमा 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट करेगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद आइन के मुताबिक 17 है, लेकिन अभी कल ही जनाब उमरता बंदयाल साहब रिटायर हुए हैं और इससे पहले भी एक जज साहब की पोजीशन वेकेंट थी। इसका मतलब ये है कि 2 जजेस इस वक्त कम हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बाकी तमाम जो 15 के 15 जजेस हैं वो इस मुकदमे की समाअत करेंगे। इसका मतलब ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगले चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खाली होने वाली इन 2 असामियों के ऊपर भी तकर्री करने जा रहे हैं। और उम्मीद यही की जाती है कि ये तकर्री भी जो है वो आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर की जाएगी और यहाँ पर सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से सामने आया है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। ये तीनों फ़ैसले जो भी मैंने आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ ये तीनों बहुत अहमियत के हामिल हैं। कैसे, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 की है और जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के जाने के बाद जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड करेंगे। लिहाजा एक सीनियर जज की जो असामी थी वो वहाँ पर खाली हो गई थी, तो वहाँ पर जनाब अब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को बतौर सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन जो है वो नामज़द कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो पांचवा इम्पॉर्टेंट डिसीजन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से लिया गया है वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो जुडिशल कमीशन है उसकी तश्कील 9 का है। और वहाँ पर भी उमरता बंदयाल साहब के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब हेड बन गए हैं जुडिशल कमीशन के। तो उसमें फार्मूले के मुताबिक
अब जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल कर लिया गया है, और इसका मतलब ये है कि एक जो अदालती फ़ोरम है वहाँ पर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद होंगे, और दूसरे अदालती फ़ोरम में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद होंगे। और इस कॉम्पोजिशन ने अभी कुछ अरसा आगे चलना है, और यही एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इस वक्त बहुत सारे जो रेफरेंसेस हैं वो मौजूद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जनाब उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, आसिफ सईद खोसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, मुनीब अख्तर साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, इवन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है, जस्टिस सरदार तारिक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है। बहुत सारे जजेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस मौजूद हैं, और इन रेफरेंसेस के ऊपर अभी कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 के बाद अब चूँकि एजाजुल एहसन साहब यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि ये जो जजेस की कंडक्ट के हवाले से जो सवालात पैदा होते हैं इसका भी अब कुछ जल्द जायज़ा लिया जाएगा, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फ़ैसला करेगी कि क्या वाक़तन आला अदलिया के जज साहिबान अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं या नहीं। और इस हवाले से जब कल जो था हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, उस तकरीब के मौके पर जनाब सरदार तारिक मसूद साहब से सवाल भी हुआ था इस हवाले से कि जनाब आपने इस ये जो रेफरेंसेस हैं इसके ऊपर क्या फ़ैसला किया। तो जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का जवाब था कि काफ़ी रेफरेंस आए हुए थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ रेफरेंस वापस भी कर दिए हैं। ताहम जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस अभी पढ़ रहा हूँ, और जल्द उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी या उसको वापस भेजा जाएगा, वट जो भी उनके हवाले से इस तरह की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। इसी हवाले से जब जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब से पूछा गया कि जनाब सरदार तारिक मसूद साहब जो है वो रेफरेंस का मुताला कर रहे हैं, तो जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी का कहना था कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस तब्दीली से जो है उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद ही पता चलेगा कि जनाब ये जो तब्दीली है ये किस हद तक मौसर है। अलबत्ता अपने मामले पर उनका ये कहना था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। अब इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि देखेंगे कि अब उन्होंने क्या करना है या क्या नहीं, क्योंकि इस हवाले से भी मैंने आपके साथ ख़बर भी शेयर की थी कि वो इस्तीफ़े के ऑप्शन पर गौर भी कर रहे हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब के अंदर एक और भी वाक़या हुआ, और वो वाक़या था जनाब अहम तरीन 3 शख्सियात का नुक्कड़ में खड़े होकर एक दूसरे के साथ काना फूसी करके हल्की हल्की आवाज़ में गुफ्तगू करना। और पहले ये 3 थे, फिर 4 हुए, और उसके बाद फिर 3 रह गए। इस तरह की एक सिचुएशन देखने को मिली। होता कुछ यूँ है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हल्फ ले लेते हैं, और हल्फ लेने के बाद वो स्टेज से नीचे उतरते हैं, तो सबसे पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब उनके पास जाते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनकी इस मुबारकबाद को कबूल करते हैं और मुस्कुराहटों का तबादला होता है। इसके बाद जो है साथ ही खड़े जो DGI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, वो अपना तारुफ़ कराते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, जिस पर वो जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सिर्फ थैंक यू बोलते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद मेहमान एक एक करके जो दूसरा हॉल है जहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त किया गया था, वहाँ पर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और जो चूँकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कल दिन था, वो रश ले रहे थे, लोग उनको आके मुबारकबाद दे रहे थे, तो वो उनकी मुबारकबादें वसूल कर रहे थे। तो इसी दौरान सदर आरिफ अलवी साहब, DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ये उस रिफ़्रेशमेंट हॉल में पहुंच जाते हैं और साइड पर खड़े होकर ये गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। और इससे पहले सदर साहब की आमद से पहले आर्मी चीफ़ और DGI ये ही आपस में बैठकर कुछ गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं। फिर सदर साहब इसमें शामिल हो जाते हैं, फिर इन तीनों की आपस के अंदर कुछ गुफ्तगू हो रही होती है। साइड पर ये खड़े होते हैं, इनके इर्द गिर्द जो सूट्स में मौजूद लोग हैं वो तैनात होते हैं अमूमी तौर पर, और वो ज़रा फासला मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर ये चारों लोग आपस में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इसी दौरान हजूम के अंदर ही
قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں ریفریشمنٹ ہال میں، اور وہاں پر بھی جو ہے ان کو مبارکباد دینے والے لائن میں لگ جاتے ہیں اور آ کے ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں عارف علوی صاحب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں عارف علوی صاحب جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ مبارکبادیں ہی وصول کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ نگران وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی مسلسل محو گفتگو رہتے ہیں۔ یہ ملاقات یا یہ گفتگو یقینی طور پر بہت سارے معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ اس تقریب میں پہلی مرتبہ اگر آپ اس کی فوٹیجز دیکھیں تو ڈی جی آئی کی آپ کو فوٹیج نظر آئے گی، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی، کیمرہ پین کرتے ہوئے آپ کو ندیم انجم صاحب اس میں نظر آئیں گے، اور ندیم انجم صاحب نے خصوصی طور پر یہ ہدایت بھی کی تھی کہ جناب میری کو فوٹو شوٹو ویڈیو شیڈیو جو ہے وہ نشر نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص تقریب میں یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ پیغام دینا تھا کہ پائن میں ہیں، میں کتنے گیا نہیں اور ابھی بھی اپنے عہدے پر موجود ہوں، اور دوسرا یہ کہنے کی بھی شاید ضرورت تھی کہ اب جو نئی لائن اپ ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں یہ جو سیم پیج ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ویلیو رکھتا ہے، اور اس ڈیفرنٹ ویلیو کے اوپر ہم شاید کوئی اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ البتہ یہ جو گفتگو پہلے 3 پھر 4 اہم ترین ریاستی شخصیات کے درمیان ہوئی ہے، یہ بظاہر تو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دکھانے کی کوشش کی ہے اپنی قربت، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربت اور خدمت دونوں چیزیں انہوں نے بہت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کا کیا فیض ملتا ہے ان کو یہ الگ بات ہے، البتہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ذرا چیزیں آگے بڑھیں گی، کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے سینیریوز میں، خاص طور پر پولیٹیکل سینیریو میں، وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کا آغاز ہوگا جو ہے جوڈیشل کمیشن سے، جہاں پر موجود جو جج صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، ان کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب بھی ہیں، اور ان کے ساتھ چیف جسٹس بھی ہیں، اور دیگر جوڈیشل کونسل کے ممبران بھی ہیں۔ یہ 2 نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں گے، اور ان 2 ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بعد اب مجھے ایسا گمان ہے، اور بلکہ مجھے یقین ہے کہ ادارے سے عمرانداری کا جو وائرس ہے وہ اور زیادہ کم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ آج کا دن امپورٹنٹ ہے، اور آج کے دن میں جو سماعت اس وقت چل رہی ہے اس کے بارے میں اطلاعات کل تک یہی تھیں کہ جناب یہ براہ راست یہ کارروائی نشر ہوگی آج 9:30 بجے صبح۔ چونکہ یہ ویڈیو اس سے پہلے ریکارڈ کی گئی ہے تو ابھی تک مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو سماعت ہے یہ براہ راست نشر کی جائے گی یا نہیں، کیونکہ کل تک اور آج صبح تک اس بات میں ابھی تک یہ اصلاح و مشورے جاری تھے، اور پی ٹی وی کی ٹیم نے آ کر سپریم کورٹ میں آ کر جائزہ بھی لیا تھا، کچھ انہوں نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا کہ جناب یہاں پر کیمرے لگائے جائیں گے۔ یہ اس کی اجازت دینا بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی میسج ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو نظر آ جائے کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے جو ہے اور آئین و قانون کی پاسداری کے لیے کون کس طرح کس انداز میں آواز بلند کر رہا ہے۔ امپورٹنٹ ٹائم ہے جو ہونے والا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس مقدمے کی سماعت اگر براہ راست ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میری یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو مقدمات کی سماعت ہے ان کو بھی ذرا براہ راست دکھایا جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے ذرا سچ جھوٹ کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے اور ہر طرح کا ابہام وہ ختم ہو جائے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔